हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। हमारे इस एमजीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और बच्चों की डिमांड पर आज हम क्लास 10th की एसएसटी पढ़ेंगे। क्लास 10th की हिस्ट्री का सेक्शन, जो सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का है, राष्ट्रवाद। तो हम समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है, जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, यानी कि नेशनलिज्म क्या है, जिसे हम दूसरे शब्दों में देशभक्ति भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, आखिर राष्ट्रवाद क्या है? तो देखो, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद बेसिकली एक एकता की भावना होती है। एकता की भावना। अब देखिए, एकता की भावना यदि पूरे देश लेवल पे फैल जाए, यदि एकता की भावना अगर पूरे देश लेवल पे फैल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। यदि हम राष्ट्रवाद का एक प्रॉपर डिफिनेशन दें तो हम कहेंगे कि किसी विशेष भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर, क्या कहेंगे? किसी विशेष भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आधार पर उत्पन्न होने वाली एकता की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये भारत है। अब भारत की देखिए फिक्स बाउंड्री है। यदि आपको भारत के बॉर्डर के इधर कुछ भी घटनाएं होती हैं तो आपको ज्यादा प्रभावित करती हैं, लेकिन भारत के बॉर्डर के दूसरी तरफ होती है तो आपको ज्यादा प्रभावित नहीं होती। जैसे मान लो कोई अप्रिय घटना अगर भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर हो जाए तो आपको बहुत दुख होगा, लेकिन उसी सीमा क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा। तो ऐसी ही चीजें, यानी कि ये जो राष्ट्रवाद है इसके लिए एक फिक्स बाउंड्री होना चाहिए, यानी किसी विशेष सीमा क्षेत्र के भीतर ही अगर ऐसी समस्या हो रही है, समस्या नहीं कहेंगे, सॉरी, ऐसी अगर एकजुटता हो रही है तो उसको बोलते हैं क्या है? राष्ट्रवाद। अब देखो, राष्ट्रवाद एक दिन में पैदा नहीं होता। राष्ट्रवाद एक दिन में नहीं पैदा, इसकी बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद पैदा है। तो देखो, हम इसके समझने के लिए हमने एक डेफिनेशन अच्छे से लिख रखा है ताकि आपको एक अच्छा बेहतर कंटेंट मिल सके और समझ में आए, क्योंकि जो चीजें लिखी हुई होती हैं साथ में समझाई जाए वो ज्यादा समझ में आती हैं, इसलिए हमने लिख रखा है। हमने लिख इसलिए रखा है ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। हालांकि ये सब चीजें मुझे याद हैं और मैं ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, इस फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा रहा हूँ। और इसको आप समझिए और अच्छे से जानिए कि ये क्या होता है राष्ट्रवाद। देखिए, लिखा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों में, यानी किसी भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आधार पर उत्पन्न होने वाली एकता की भावना, यानी एकजुटता की भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप सभी क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट देखते होंगे क्या, जब इंडिया टीम खेलती होगी तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, यानी कि एक सांस्कृतिक एकजुटता है। भले आपको विराट कोहली पहचाने नहीं, अगर आप जाएं तो आप विराट कोहली पहचानने से मना कर दे, लेकिन वो अपने देश का है, यानी हम लोगों में क्या है? एक एकता की भावना है, इसीलिए उसको पहचान रहे हैं। तो चाहे सांस्कृतिक आधार पे हो, चाहे आर्थिक आधार पे हो। आर्थिक मतलब जैसे कि हमारी एक करेंसी है, नोट है, हम सभी लोगों की करेंसी एक है, तो क्या है, एक नोट भी हमको, यानी करेंसी भी क्या करती है? एक दूरता की भावना आती है। सामाजिक, यानी हमारा जो समाज है लगभग लगभग क्या एक ही जैसा है, यानी कि हमारे जो लोग हैं एक ही तरह की भावना, एक ही तरह का कल्चर, एक ही तरह की चीजें पाई जाती हैं, तो वो क्या होती है? सामाजिक चीजें होती हैं। हम यहाँ लिख रखे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो ये चीजें होती हैं कि सामाजिक के आधार पर, आर्थिक के आधार पर, राजनीतिक के आधार पर। जैसे मान लीजिए देश का एक नेता होता है, तो नेता वो हमारा है, तो सबका है, तो क्या है? एक जुड़ता है कि ये इन सब का नेता है, यानी हमारे अंदर इस नेता के प्रति एकजुटता की भावना है, जो हमको क्या कहती है? राष्ट्रवाद कहती है। तो राष्ट्रवाद को हम सिंपली कहेंगे कि किसी विशेष सीमा क्षेत्र के भीतर। क्यों विशेषी सीमा क्षेत्र? यदि अगर सीमा क्षेत्र के बाहर पैदा हो रहा है राष्ट्रवाद,
तो अगर किसी विशेष सीमा क्षेत्र के बाहर कोई काम हो रहा है तो आपको उतना ज्यादा कुछ भी, अगर अच्छा काम होता है चाहे दुख का काम होता है, तो आपको उतना न तो खुशी होगी और न तो ही उतना गम होगा। लेकिन अगर वही विशेष सीमा क्षेत्र के भीतर हो रही है तब आपको खुशी और गम अलग ही तरह का। जैसे एग्जांपल के लिए, यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो आपको बहुत खुशी होती है। ऐसे अगर एक परिवार का व्यक्ति यदि दुखी होता है तो आपको ज्यादा दुख होता है, दूसरे परिवार का दुखी होता है तो कम दुख होता है। मतलब कि आपके परिवार के अंदर भी राष्ट्रवाद है, क्योंकि वो राष्ट्र नहीं है, परिवारवाद है, यानी कि एकजुटता की भावना। ऐसे ही जब भावना पूरे देश के अंदर हो जाए तब उस भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, कि हम सब एक हैं। चाहे झंडे के स्तर पे हो या किसी भी स्तर पे हो, हमारा एकजुटता ही राष्ट्रवाद कहलाती है। तो हम सीधे करेंगे कि किसी भी भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर, यानी कि एक फिक्स एरिया के अंदर रहने वाले लोगों में के भीतर, यानी रहने वाले लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आधार पर उत्पन्न होने वाली एकता की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। बात समझ गए? चलिए, राष्ट्रवाद के कुछ तत्व हैं। यानी पहला तत्व क्या है, एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, यानी कि एक फिक्स होना चाहिए, यानी किसी विशेष सीमा क्षेत्र के भीतर ही उत्पन्न एकता की भावना होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया, यानी एक ऐतिहासिक प्रक्रिया, मतलब कि राष्ट्रवाद एक दिन में नहीं पैदा हो जाती। पहले हमारे वहां छोटे छोटे राजा थे तो क्षेत्रवाद था, तो धीरे धीरे ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरते हुए देश में एकजुटता आती है। यदि किसी देश में राष्ट्रवाद न हो तो वह राष्ट्र नहीं रहेगा, वो राष्ट्र टूट जाएगा। और दूसरा है विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता। चाहे हमारा धर्म अलग हो, कल्चर अलग हो, लेकिन हम सब क्या कहीं ना कहीं एकजुटता से बने होते हैं, चाहे सामाजिक आधार पे चाहे आर्थिक आधार पे। जैसे मानिए अमीर वर्गों की एक अलग ग्रुप बन जाता है, गरीब वर्गों की अलग बन जाता है, मतलब एक तरह से एकता हुआ ना। ऐसे ही अगर एकता पूरे देश में हो जाए तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद अचानक से पैदा रातों रात नहीं होने वाला, धीरे धीरे लंबी प्रक्रिया होती है, ऐतिहासिक प्रक्रिया होती है। अच्छा, अब देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्लास 10th के एनसीईआरटी में कि सबसे पहले राष्ट्रवाद कहां उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की विचारधारा कहां पर आई, फ्रांस में आई। सबसे पहले पूछा जाए, सबसे पहले राष्ट्रवाद की विचारधारा, सबसे पहले राष्ट्रवाद कहां पाया, तो ध्यान रखना फ्रांस में। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में आया और फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया गया था। हम फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है तो फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भारत को समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि आप भारत को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने के बाद हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, फ्रांस में राष्ट्रवाद, जर्मनी में राष्ट्रवाद, इटली में। तो सबसे पहले हम भारत में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ ये जानते हैं। देखो, राजनीतिक कारण, राजनीतिक क्या रहा, देखो ये जो राष्ट्रवाद है ये 19वीं शताब्दी में अर्धरार्ध में शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के जब 50 साल बीत गए तब धीरे धीरे शुरू हुआ। उसके पहले राजा अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे तो उस समय क्षेत्रवाद था। लेकिन 1950 के बाद धीरे धीरे राष्ट्र में एकजुटता आई। और एकजुटता कैसे आती देखिए, आपको पता है कि 1857 में स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी भारत में। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति हुई थी जिसको हमको क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांति। तो बहुत सारे नेता जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इन लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ हुए और अब एक राष्ट्र की कल्पना की धीरे धीरे। तो इसीलिए शुरुआत होती है कि धीरे धीरे बहुत सारा राजा जुड़ करके एक ही व्यक्ति से लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से। यानी इन लोगों के अंदर अब ये पहली बार भावना आ रही है कि हमको मिल के रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति में ये भावना लोगों के अंदर जागृत होती है।
अच्छा, फिर थोड़ा सा क्रम आता है 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत को आजादी में बहुत बड़ा रोल निभाती है, वही पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 सितंबर 1885 को हुई थी। तो पहले जब ये कांग्रेस बनी थी तो बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे इससे लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए, जो एक तरह की एकता की भावना को प्रदर्शित करता है। अच्छा, कुछ ब्रिटिश शोधक नीति रही। अच्छा, कुछ ब्रिटिश शोधक नीति जैसे कि डलहौजी था और वेलेजली था। डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, हड़प नीति। ये हड़प नीति क्या थी? वे कहा करता था जिस भी राजा के पास यदि पुत्र नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकते बिना किसके परमिशन के, बिना अंग्रेजों के परमिशन को किसी को गोद नहीं ले सकते। यदि ऐसा करते हैं तो उनकी साम्राज्य ब्रिटिश सरकार को सौंप दी जाएगी। मतलब कि इनके मरने के बाद यदि जिस राजा के बच्चे नहीं है, मरने के बाद इनका साम्राज्य अंग्रेजों को हो जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राजा थे भारत में जिनके बच्चे नहीं। तो इन लोगों ने धीरे धीरे क्या हुआ, एकजुटता की भावना समझ में आई कि यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो हमारा साम्राज्य चला जाएगा। तो धीरे धीरे भारत में एक देश प्रेम धीरे धीरे जगना हुआ, यानी कई क्षेत्रीय लोग जो राष्ट्रवाद था धीरे धीरे एकत्रित होते हैं। ऐसे ही वेलेजली है, वेलेजली ने क्या किया था? सहायक संधि चलाया था। कुछ सहायक संधि क्या होता है? सहायक संधि ये होता है कि वेलेजली ने एक नीति ले आई थी और वो नीति में कहा था कि वेलेजली ने सहायक संधि में कहा था कि यदि कोई भारत का राजा हमारी सेना रखता है, यानी कि सेना रखता है, तो हम उसको कमी खर्चे पे रख देंगे। मतलब ये था कि ये भारतीय रजवाड़ों से इस बात की संधि करते थे कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते लेते वो उस राज्य को हड़प लेते थे। इसीलिए जितने भी राजा थे जो ये संधि सहायक संधि अपनाए थे, वो सभी लोग टूटने लगे और मिलकर एकत्र होने लगे। जैसे मान लीजिए यदि भारत हो और भारत पे अगर अमेरिका कहे कि आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसका मतलब क्या? अमेरिका जब चाहेगा तब हमको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो वही काम अंग्रेजों ने किया था, भारतीय रजवाड़ों से कहा कि आपकी संपत्ति या आपके देश की रक्षा हम करेंगे, इसके बदले जितना तुम पैसा खर्च करते हो उससे कम ही पैसा देना। तो एक तरह का क्या था? उस देश पे कब्जा ही तो था। अगर कोई कहे भारत का कम ही पैसा देना, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी हम करेंगे, इसका मतलब है कि जब चाहेगा वो व्यक्ति हम पे कब्जा कर ले, क्योंकि सेना उसी को जाएगी। तो ये सहायक संधि बहुत सारे भारतीय राजवाड़ों को पसंद नहीं आई और बहुत सारा क्षेत्र भारत का अंग्रेजों में ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। चलिए अब आर्थिक कारण देखिए। आर्थिक कारण एकजुटता की भावना राष्ट्रवाद कैसे करती है? कृषि। कृषि क्या है? ध्यान रखिए, भारत कच्चे माल का स्रोत था। भारत, अंग्रेज क्या करते थे कि भारत को से कच्चे माल ले जाते थे। कहां पर? भारत से कच्चे माल ले जाते थे, कहां पर? विदेश। और अपने यहां से यानी ब्रिटेन से कपड़े बना करके भारत में ही बेचते थे। तो भारत को एक कच्चे माल के रूप में जानते थे, कच्चे माल का स्रोत, यानी यहां से लो और तैयार माल यहीं जाकर के बेचो। तो इन्होंने शुरू में अपना जो वस्त्र है बहुत सस्ता बेचा, लेकिन जब यहाँ के लोगों का जो घरेलू धंधा था चौपट हो गया तो अपने कपड़ों के दाम बढ़ा दिए। जिस तरह से एयरटेल जियो ने किया, जियो ने पहले फ्री में दिया सबको डाटा, और फिर बाद में जो बहुत सारे प्लेयर थे, यूनिनार, एयरटेल, एयरसेल, जब सारादाही हो गए तो इन्होंने क्या किए? बढ़ा दिए दाम। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने किया था कि पहले यहां से सस्ता कच्चा माल ले गया और उसको अच्छे से क्या किया? कपड़े बनाए और भारतीय बाजारों में डंप किया, बेचा, और सस्ते दाम पे बेचा। तब तक बेचा जब तक कि भारतीय उद्योग धंधे नष्ट नहीं हो गए। तो जब भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए तो इन्होंने कपड़ों के दाम बढ़ा दिए। तो जितने लोगों ने इससे प्रभावित हो, तो धीरे धीरे जिनका माल खराब हुआ था, जिनसे ये क्षति हुई थी, भारतीय लोगों में एकजुटता की भावना आने लगी कि ये अगर अंग्रेज रहते तो कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक स्थिति खत्म किया जा रहा।
अच्छा, एक और व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। उन लोगों ने धन का निष्कासन सिद्धांत दिया कि बताया कि भारतीयों का कैसे पैसा ब्रिटेन पहुंचता है। उन्होंने एक किताब लिखा द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें बताया है कि भारतीयों का धन कैसे ब्रिटेन में पहुंचता है। इस किताब ने भारतीयों में एकजुटता की भावना लगाई कि हाँ ये सही है, हमारा पैसा ब्रिटेन जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्योगों का विनाश हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, अपने उद्योग तो स्थापित किए। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा था तो हमारे वहां भी औद्योगिकरण, मतलब जब वहां अपने देश में वो उद्योग बना रहे थे तो हमारे वहां उद्योगों का पतन हो रहा था, क्योंकि वो सस्ता माल ले जाकर वहां मैन्युफैक्चरिंग करके भारत में बेच रहे थे और भारत से बने हुए सामान महंगे थे, इसलिए भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे। तो भारत में उद्योगों का विनाश हो रहा था। उद्योगों का विनाश, इन सब लो से लोगों में एकजुटता की भावना है। जैसे कहा जाता है ना कि यदि सबका जेब खाली हो, अगर 4 लोग हो और सबका जेब खाली हो तो चारों दोस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भारत में जब सबका जेब खाली हो जाएगा तो लोगों के अंदर एकजुटता की भावना आएगी। जैसे 2 अमीर लोग दोस्त बन जाते हैं वैसे 4 भिखारी दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही जब भारत के लोगों को उद्योग धंधा चौपट सब नष्ट हुआ तो सभी लोगों के अंदर एकता की भावना आ गई, यानी राष्ट्रवाद पैदा हुआ। ये बात समझ में आई कि हमारा देश सभी संपन्न हो सकता है, हम तभी संपन्न हो पाते हैं जब हम एकजुट होकर के रहेंगे। अच्छा, सामाजिक कारण भी थे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, बहुत सारे जो धार्मिक लोग थे जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। इस बात से प्रेरणा हुआ कि सब भारतीय एक हो जाए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग थे, अंग्रेजों ऐसे कुछ सती प्रथा था जिसको बंद करवा, हालांकि वो अच्छा था काम, लेकिन बहुत सारे उससे भड़क गए तो ये लोग क्या हो, एकजुट हो गए। लेकिन राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद थे, इन लोगों ने क्या किया, भारतीय होने का एक महसूस कराया कि हम सब भारतीय हैं, यानी एकजुटता की भावना पैदा किया और स्वदेशी पे बल दिया कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए। हमारे वहां तो स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया 1905 में। तो सामाजिक कारण हो चाहे धार्मिक कारण हो, ये सब क्या करते हैं, एकजुट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धर्म की पूजा कराता है तो धर्म के नाम पे सब एकजुट हो जाते हैं। ऐसे ही जो ये विद्वान हैं, ये लोगों को राष्ट्र की परिकल्पना करवा रहे हैं कि देखो राष्ट्र होगा तो ऐसा होगा, इसलिए ये सब लोग एकजुटता की भावना में बदलते जा रहे हैं। इन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है। अचानक नहीं पैदा होता राष्ट्रवाद, धीरे धीरे पैदा होता है। अच्छा, फिर क्या है, सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण में अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा। अब क्या होता था, भारत जो है ना बड़ा रिच है। रिच किसका, भाषाओं का। इतना भारत में भाषाएं हैं कि हम भाषा एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं, जैसे केरल में जाए तो मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, हर राज्यों में अलग अलग भाषा। तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, एक दूसरे की बातचीत पहुंचा नहीं पाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने हम पर क्या किया, अंग्रेजी जबरदस्ती ला दिया कि आपको शिक्षा अंग्रेजी में ही बात करनी है, तो उसका फायदा भी हुआ। नुकसान तो था कि हमको कम समझ में आता था, धीरे धीरे आया। लेकिन फायदा यह हम एक दूसरे राज्यों से, दूसरे राज्यों के नेताओं से कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बात आसानी से कह पाए, क्योंकि भाषा सबकी क्या हो गई, एक हुई। तो अंग्रेजी भी एकजुटता बनाने में फायदा कर। जैसे मान लो अंग्रेजी बोलने वाले क्या करते हैं, जल्दी मित्र बन जाते हैं, हिंदी बोलने वाले अलग मित्र बन जाते हैं। तो ये भाषा भी क्या, एक अपनी बात दूसरे क्षेत्र के लोगों को पहुंचाने में अंग्रेजी भी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं। दूसरी, समाचार पत्र पत्रिकाएं। समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं ये क्या करते, एकजुटता को भावना कर। जैसे समाचार पत्र पढ़ता है तो सबके विचार कुछ न कुछ आते हैं, तो कुछ लोग विचारों से एग्री होते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं होते। तो ये समाचार पत्र भी धीरे धीरे हमारे लोगों को क्या के एकजुटता की भावना बताए। बहुत सारे हमारे वहां जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, समाचारों के माध्यम से लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना भरते थे। ऐसे ही भाषा, मतलब अंग्रेजी शिक्षा, लैंग्वेज ने हमको मैं विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव, जैसे कि गणेश उत्सव चलाया गया। जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि सभी लोग एक हैं, तो तिलक ने क्या किया, गणेश महोत्सव चलाया। जो गणेश पूजा आज भी महाराष्ट्र का एक मुख्य पर्व माना जाता है।
तो गणेश पूजा के माध्यम से ऐसे बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी करवाई जाती थी जिससे क्या लोगों के अंदर एकजुटता की भावना दो। तो गणेश पूजा भी एकजुटता, जैसे महाराष्ट्र के लोग गणेश पूजा के नाम पे सब एकत्रित हो जाते हैं, ये भी राष्ट्रवाद की भावना। अच्छा, हमारे वहां कुछ विदेशी भी कार्य, आपको पता है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी कहां पर? फ्रांस में। तो फ्रांस में, जर्मनी में, इन सब में राष्ट्रवाद की परिकल्पना आ रही है कि हमको राष्ट्र के साथ रहना चाहिए, यानी हम लोगों को एकजुट रहना चाहिए, तभी हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, चिकित्सा, इन सब से मिलकर रह सकते हैं। फ्रांस में आपने देखा कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना आती है। तो विदेशी तत्वों की भी भूमिका रही। 1776 में अमेरिकी क्रांति में देखा कि अमेरिका के लोग कैसे एकजुट होकर के एक देश बनाए। फ्रांस की क्रांति हुई कि फ्रांस के लोग कैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया और फ्रांस के लोग इकट्ठा होकर एक देश की कल्पना करने लगे। ऐसे ही एक छोटा सा देश जापान, चीन और रूस पर हमला कर दिया। ये पता चला कि अगर एकता है अगर हम लोगों के अंदर, तो छोटा देश, जापान जैसा छोटा देश चीन और रूस को परास्त कर सकता है। तो इन सब चीजों से हमारे देश के युवा, हमारे देश के नेता ने शिक्षा ग्रहण की, यदि हम एकजुट रहते हैं तो पूरी दुनिया को हरा सकते हैं। तो इससे ये उत्पन्न होता है कि बिना एकजुटता से राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। यानी कि यदि आपके अंदर एकता की भावना है तो आप भले ही आपकी कैपेसिटी कम हो, तो आप क्या करेंगे? युद्ध को जीत जाएंगे और एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करेंगे। तो राष्ट्रवाद उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आई बातें? तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और एक बार पढ़िएगा इसे। हालांकि ये इसका लेवल थोड़ा अप हो गया है, ये स्टेट टीसीएस के एग्जाम के लिए भी ठीक है। हाई स्कूल में थोड़ा सा अप हो गया क्योंकि ये सब चीजें आपने पहली बार सुन रखी है और हाई स्कूल में केवल राष्ट्रवाद की कुछ कारणें दे रखा है, हमने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। और हमारी आदत भी है एक बार पढ़ो सब पढ़ लो, फिर दोबारा राष्ट्रवाद ना पढ़ना लगे। तो राष्ट्रवाद को समझिए और प्रयास किया। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि क्या क्वेरी है राष्ट्रवाद की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।